जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन भी सही तरीके से चल रही होगी। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वुड डिस्पैच अर्थात वुड घोषणा पत्र और साथ ही साथ हंटर आयोग हंटर कमीशन के बारे में। बहुत ही शानदार लेक्चर होगा। मॉडर्न हिस्ट्री का 34वां लेक्चर है। इसके पहले जितने भी वीडियो आए हैं उनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। नीचे आप लोग क्लिक करिए और उस लिंक पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियोस देखिए और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाइए। साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि पूरे के पूरे कंटेंट का आप लोगों को पीडीएफ मिल सके तो मैं टेलीग्राम के ग्रुप में प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड होने के बाद ही टेलीग्राम के ग्रुप में पूरा का पूरा कंटेंट पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कर देता हूं, जिसका कोई भी शुल्क नहीं लगता। आपको कुछ भी नहीं करना है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, आप लोग जाइए वहां विजिट करिए और पूरा का पूरा पीडीएफ डाउनलोड करिए फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए वीडियो पर आते हैं। बात करेंगे वुड घोषणा पत्र और हंटर आयोग के बारे में। ये वीडियो कहाँ का है, कैसा है, आप लोग समझ रहे हैं। जो नए विद्यार्थी हैं ध्यान देंगे, मॉडर्न हिस्ट्री का 34वां लेक्चर है यहाँ। इसके पहले कौन सा वीडियो हमने देखा था तो 33वां लेक्चर था और उसमें हमने बात की थी आंग्ल प्राच्य विवाद के बारे में। जी हाँ, ये क्या है इसे समझने के लिए आप लोग वीडियोस देखिए। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा से करता हुआ आया हूँ, इस वीडियो को मैं वहाँ से जोड़ूंगा। आप लोगों में कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा कि आप लोग समझेंगे और इस वीडियो को उससे रिलेट करके चलेंगे तो सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। आइए बात करते हैं। हम लोग क्या देख रहे थे, भारत में औपनिवेशिक काल चल रहा था और वो चरम सीमा पर था। पूरी तरह से मतलब हमारे यहाँ की संस्कृति और विरासत सब कुछ भ्रष्ट किया जा रहा था। ब्रिटिशर्स के द्वारा लूट कर यहाँ से माल पूरी तरह से कहाँ ले जाया जा रहा था, ब्रिटेन में। होता क्या है, धीरे धीरे भारत के लोगों में विकास होने लग जाता है और वो कहते हैं कि हम स्वयं अपनी सत्ता को संभालना चाहेंगे और यहाँ से ब्रिटिशर्स को भगाएंगे क्योंकि ये विदेशी हैं। तो सबसे पहले यदि आप किसी भी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपको शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हुआ करते थे, कुछ पढ़े लिखे लोग भी थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से भ्रष्ट कर दिया था, पथभ्रष्ट हो गई थी। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो शिक्षा की ओर बढ़ने की कोशिश कर अपनी आजीविका को कमाने की कोशिश करता था। तो कुछ बुद्धिजीवियों ने मिलकर शिक्षा का प्रसारण किया, शिक्षा को प्रसारित किया, गाँवों तक कस्बों तक पहुँचाया, तो लोगों में जागरूकता फैली और धीरे धीरे ब्रिटिश कमान तक यह बात पहुँची कि भारत के लोग शिक्षित हो रहे हैं तो इनके शिक्षा को किस तरह से विध्वंस किया जाए, उसके लिए कुछ कमीशंस बनाए गए थे। उनके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियोस में भी बात किया था। जो आंग्ल प्राच्य विवाद था उसमें 2 गुट बन गए थे। आपको पता होगा कि शिक्षा के विकास के लिए एक आयोग बनाया गया था, उसमें विभाजन हुआ था। ब्रिटिश शिक्षा को सपोर्ट करने वाले, जिसे हम लोग आंग्ल शिक्षा बोलते हैं, उसके समर्थक एक तरफ हो गए थे और हमारी प्राच्य शिक्षा, प्राचीन शिक्षा पद्धति जो भारतवर्ष की वैदिक काल की थी, जो चलती हुई अनवरत रूप से आ रही थी, कुछ फारसी भाषाएं यहाँ पर आके देसी भाषाओं के रूप में कन्वर्ट हो गई थी क्योंकि मुगलों ने हम पर शासन किया था। तो उन सब का एक अलग गुट बन गया और अंग्रेजी शिक्षा का अलग गुट बन गया। दोनों में क्या हुआ था, टकराव हुआ था। उनमें विजय किसे प्राप्त हुई थी, जैसी बात है ब्रिटिशर्स को, क्योंकि जो कमीशन बनाया गया उसने भी चापलूसी कर दी और हमारी शिक्षा को डाउन करने का प्रयास किया गया। तो उन्हीं सब दुखों को दूर करने के लिए, ब्रिटिशर्स के द्वारा हमें लुभाने के लिए, एक तरह से जिसे हम बोलते हैं लॉलीपॉप देने के लिए क्या किया गया, वुड घोषणा पत्र लाया गया। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में समझेंगे। आपको पता है कि ब्रिटिशर्स से लेकर आए थे, शिक्षा से संबंधित है। तत्कालीन भारत की स्थिति इमेज बनाइए एक बार आप लोग कि भारत में ब्रिटिशर्स का शासन चल रहा है और यहाँ के लोगों को शिक्षित करने की बात की जा रही है। तो वो क्या करेंगे हमारे साथ, इन्हीं चीज़ों पर हम बात करेंगे। आइए, वुड डिस्पैच, जिसे आप हिंदी में वुड घोषणा पत्र बोलते हैं, 1854 में भारत में आया था। आपको पता है 1857 में क्रांति हुई थी, मतलब लोगों में राष्ट्रवाद का बीजारोपण पूरी तरह से हो चुका था। ठीक, गर्मी बहुत पड़ रही है, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, मेहनत कर रहा हूं मैं इसके लिए। ये शिक्षा के प्रसार का दूसरा चरण था। पहला चरण सर कौन सा था, पहला क्वेश्चन यही आएगा आपका। तो पहला चरण मैंने वही बताया जब मैंने आपको एक वीडियो दिया था कि भारतीय लोगों में राजनैतिक चेतना का विकास। तो राजनीतिक चेतना का विकास तभी हुआ जब लोग शिक्षित होना शुरू हुए थे। ठीक, तो ये दूसरा चरण था। ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में शुरू हुआ और BOC का मतलब है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान सर चार्ल्स वुड ने भावी शिक्षा नीति की विस्तृत योजना बनाई, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तथा इसके तहत अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति का गठन किया गया। अब आप कहेंगे सर ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है, ये बताइए। आपको मैंने पढ़ाया था पॉलिटी में भी कि भारतवर्ष में 1600 ईस्वी में एक कंपनी व्यापार करने के लिए अपने वहाँ की महारानी, इंग्लैंड की महारानी से आज्ञा लेकर भारतवर्ष में प्रवेश करती है एक व्यापारिक कंपनी के रूप में।
ठीक है। धीरे धीरे करके वो यहाँ पर व्यापार करती है, उसे लगता है कि यहाँ की जो देसी रियासतें हैं आपस में टकरा रही हैं, युद्ध वगैरह कर रही हैं, तो क्यों ना हम इन सबको आपस में लड़ाएं और फूट डालो राज करो की नीति अपनाएं और भारतवर्ष में शासक भी बन जाए। ऐसा ही हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ के जो देसी रियासतें हुआ करती थी वो आपस में टकराती रही, आपसे भी नहीं छिपी है, हमसे भी नहीं छिपी है, कई बार पढ़ा चुका हूँ। तो वो शासक बन जाती है यहाँ की, ठीक है, कंपनी। तो होता क्या है कि इस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कहां से, ब्रिटेन की संसद के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है, जिसे हम कहते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण किया जाता है ब्रिटेन की संसद के द्वारा कि यह कंपनी भारत में गई है शासन करने के लिए, ये धीरे धीरे व्यापार करने के लिए धीरे धीरे वहां की शासक बन रही है, कहीं विद्रोह ना कर दे, हमारी सत्ता ना हिल जाए ब्रिटेन में, क्योंकि भारतवर्ष से बहुत ज्यादा मात्रा में माल वगैरह, पैसे वगैरह, धन दौलत जाया करता था ब्रिटेन में, लोग यहाँ से लूटपाट कर रहे थे ब्रिटिशर्स। तो 1773 के रेगुलेटिंग में जो जो एक्ट आया, यहाँ पर जो जो नियम लाए गए, उसके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण रखने की बात की गई और भारत में सुचारू रूप से व्यवस्था चलाने की बात की गई। तो वो टाइम पीरियड 1773 का कौन सा था, जब वे लोग भारत में बक्सर का युद्ध और प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त कर लेते हैं। बक्सर और प्लासी का युद्ध ही दो युद्ध ऐसे थे, मैं प्लासी के युद्ध को उतना महत्वपूर्ण नहीं मानता, लेकिन बक्सर का जो युद्ध हुआ उसमें जब भारतवर्ष के 3 से 4 रियासतों की सेनाएं पराजित हो जाती हैं तो ब्रिटिश सोचते हैं कि अब हम भारत पर पूरी तरह से शासन कर सकते हैं, तो उसके बाद वो शासन करने लग जाते हैं। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तो उसमें भी कुछ कमियां थी, ठीक है ना। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है, ठीक है ना। पिट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है, उसके माध्यम से कंपनी का जो संचालन था और कंपनी का जो वाणिज्यिक कार्य था, इन दोनों का विभाजन किया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के रूप में, ठीक है। तो वही जो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मैं आपसे बताऊं तो यह कंपनी के शासन पर नियंत्रण करने के लिए बनाया गया था। और मैंने आपको बताया कंपनी के शासन पर नियंत्रण करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या किया गया, गठन किया गया, और वाणिज्यिक कार्यों पर ध्यान देने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। तो उसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान हुआ करते थे चार्ल्स वुड। इन्होंने भावी शिक्षा नीति की विस्तृत योजना पेश की वुड घोषणा पत्र के माध्यम से, क्योंकि इनका नाम ही यही था, ठीक है, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। और भारतवर्ष में पहली बार अखिल भारतीय शिक्षा के बारे में बात की गई। इसकी कुछ सिफारिशें, क्योंकि ये आयोग है तो इसकी सिफारिशें होंगी, ये सुझाव दिया करेगा। 1 मिनट, पसीना बहुत तेजी से हो रहा है। चलिए ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बचा। देखिए मैं आपको बता दूं, जो चीज़ें बोर्ड पे लिखी होती हैं यदि आप उस पर डिपेंड हैं स्क्रीनशॉट लेकर जा सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं आपको बोल के बताऊं। इसी तरह से पीडीएफ में भी मैं देता हूं, तो पीडीएफ आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। गर्मी बहुत है, सांसें फूलने लगती हैं। इसने कहा कि जन साधारण की शिक्षा का दायित्व गवर्नमेंट का होना चाहिए, मतलब जो सरकार थी, ब्रिटिशर्स की सरकार थी, आम जनता को शिक्षित किया जाए, इसका दायित्व सरकार को होना चाहिए, खर्च वही वहन करेगी। सरकार पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार करे। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला कि एक तरह से श्राप था, क्यों? क्योंकि पाश्चात्य शिक्षा का विकास किया जा रहा है। जो पश्चिम की तरफ से शिक्षा आई हुई थी, यूरोप से आई हुई शिक्षा अर्थात अंग्रेजी को प्रोत्साहित करने की बात की जा रही है। उच्च शिक्षा अंग्रेजी में दी जाए, लेकिन देसी भाषाओं का भी तिरस्कार ना किया जाए, क्योंकि इन्हें पता था कि लोग विद्रोह कर देंगे अगर इनके भावनाओं को आहत किया जाएगा तो, ठीक है। तो इस तरह से, बहुत गर्मी है यार, चलिए, उच्च शिक्षा अंग्रेजी में दी जाए लेकिन देसी भाषाओं को भी थोड़ा प्रोत्साहित किया जाए, ऐसा इन्होंने कहा। ऐसा नहीं कहा कि अंग्रेजी पर उसे वरीयता दी जाए, देसी भाषाई प्राथमिक पाठशालाएं बनाई जाएं जिससे लोग खुश हो जाएं। आंग्ल देसी भाषाई स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की जाए, मतलब देसी भाषाएं भी चले, इंग्लिश भी चले, ठीक है ना, ऐसे कॉलेज की स्थापना हो। ये सब पता है, ये जो सिफारिशें हैं ना मेंस में पूछी जाती हैं, यदि आप इतनी सिफारिशें मेंस में लिख देंगे ना तो 100% मैं कह रहा हूँ अच्छे नंबर आप प्राप्त करेंगे। अध्यापक को प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षण संस्थाएं स्थापित की जाएं, महिलाओं की शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाए, महिलाओं की उपेक्षा ना की जाए। तो एक बेथुन नाम के व्यक्ति थे, उनके प्रयासों से महिला पाठशाला भी स्थापित की गई। ये मैंने वर्ड इसलिए दिया यहाँ पर ये सेंटेंस, जिससे कि आप लोग ये चीज़ें याद कर सके पॉइंट के रूप में, ठीक। शिक्षा में निजी प्रयासों को अनुदान दिया जाए, मतलब कि जो प्राइवेट लोग थे निजी, अभी आप देखते हैं ना कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़े, क्योंकि वहाँ पर सुविधाएं अच्छी हैं, टीचर अच्छे होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारे प्रशासन की कहीं ना कहीं कमियां हैं।
सरकारी जो स्कूलें होती हैं उनमें पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं होती, ऐसी हमने भावना बना रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें मानना भी पड़ता है, अमिट सत्य है तो हम इसको नकार भी नहीं सकते। उसी तरह से उस समय भी लोग निजी तौर पर, प्राइवेट तौर पर शिक्षा में घुसने की कोशिश कर रहे थे, विद्यालय बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो गवर्नमेंट से कहा गया कि आप एक काम करिए, इनका सपोर्ट करिए और इंग्लिश कॉलेज स्थापित करवाइए। ठीक, प्रांतों में पृथक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए, जितने भी प्रांत थे, जितने भी सूबे थे, जो रियासतें थी जो इनके अंडर में आ गई थी, अलग अलग शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थापित की जाए, वहां पर विभाग बनाए जाए। कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय बनाया जाए। लंदन विश्वविद्यालय, लंदन यूनिवर्सिटी से प्रेरित हुए थे। आपको पता होगा इस समय भारतवर्ष में 3 जो इनकी प्राथमिक जगहें थीं, जिसे आप लोग प्रेसिडेंसी बोलते हैं, कलकत्ता, बम्बई, उस समय मुंबई को बम्बई बोला जाता था, और मद्रास। ठीक है ना, इन 3 जगहों को प्रेसिडेंसी के रूप में जाना जाता था। तो वहाँ पर विश्वविद्यालय की स्थापना करने की बात की गई, जो 1857 में क्रांति के बाद ये अस्तित्व में आती हैं। 1855 में पृथक शिक्षा विभाग की भी स्थापना कर दी जाती है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था, प्रांतों में पृथक शिक्षा विभाग की स्थापना। शिक्षा का ढांचा पाश्चात्य होता गया, प्राचीन शिक्षा पद्धति हमारी जो थी वो पूरी तरह से विनष्ट हो गई। ठीक है ना। 1870 में शिक्षा को प्रांतीय विषय बना दिया गया। आप देखते होंगे कि इस समय हम लोग भारतवर्ष का जो संविधान है उसमें पढ़ते हैं 7वीं अनुसूची। आप पढ़ते हैं 8वीं में भाषा की बात की गई है और 6वीं में विशेष राज्यों की बात की गई है, जिसे आप लोग ATMM के रूप में याद करते हैं ना, याद है ना, उत्तर पूर्वी राज्यों की बात होती है। लेकिन जो 7वीं भाषा है उसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में बात की गई है। संघ सूची का मतलब है उसमें जितने भी पॉइंट होंगे उस पर केवल केंद्र सरकार निर्णय लेगी। राज्य सूची में जो होगी उस पर राज्य सरकार लेगी। जो समवर्ती सूची होगी उस पर दोनों सरकारें मिलकर निर्णय लेंगी। तो उसी तरह शिक्षा को उस समय क्या कर दिया गया, राज्य का विषय बना दिया गया था। ठीक, तो इसलिए मैं समझाता हूं, करंट से जोड़ता हूं आपको। ठीक है ना, वर्तमान संविधान से मैं आपको जोड़ता हूं, जिससे आपके पॉइंट क्लियर रहे। ठीक, तो हुआ क्या, सरकार आर्थिक सहायता में कमी आ गई शिक्षा के लिए। मतलब जब ये राज्य विषय बना दिया गया प्रांतीय, तो जाहिर सी बात है जो केंद्र पैसे देगा उससे कम राज्य देगा, तो शिक्षा पर कम पैसे खर्च करने की बात की जाने लगी। अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा की उन्नति में बाधा आई क्योंकि आर्थिक सहायता मिल नहीं पाई। उसके बाद क्या होता है, हंटर आयोग आता है भारतवर्ष में। ठीक है ना, मैं आपसे बोल दूंगा NCERT स्टैंडर्ड बुक और मेरे खुद के नोट्स से मिक्स किया हुआ पूरा का पूरा कंटेंट दे रहा हूं, और इसी तरह से PDF भी है। आज गर्मी की वजह से एक्सप्लेन करने में थोड़ी प्रॉब्लम शायद मुझे हो सकती है, बट मैं कोशिश कर रहा हूं अपना 100% देने की। बट आप लोग समझे या नहीं समझे कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा। 1882 में W हंटर की अध्यक्षता में एक कमीशन लाया गया, जिसे हंटर आयोग। अच्छा, इसका नाम क्या है, हंटर। हंटर का मतलब क्या होता है हिंदी में, कोड़ा। ठीक है ना, तो उनका नाम था हंटर, ऐसा मत मानिएगा आप लोग। ठीक है, वुड डिस्पैच का मूल्यांकन करने के लिए, मतलब ये जो घोषणा पत्र लाया गया इसका अवमूल्यन किया जाए, मूल्यांकन किया जाए, इसका देखा जाए, निरीक्षण किया जाए कि ये कितना सक्सेस हुआ हमारी नियमों के लिए, हमारी नीतियों के लिए, हमारे सिद्धांतों के लिए। वुड डिस्पैच कितना लाभप्रद या फिर अहितकारी रहा, इसका जांच करने के लिए हंटर कमीशन भारतवर्ष में 1882 से 83 के बीच में लाया गया था। शिक्षा के प्रसार के लिए सुझाव देना इसका मुख्य कार्य था। इस आयोग ने सभी प्रांतों का भ्रमण किया और 200 प्रस्ताव पारित किया। मतलब 200 प्रस्ताव इन्होंने दिया कि इस तरह से वो डिस्पैच लाभदायक है या नहीं है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई। और इसमें कुछ सजेशंस दिए, सुझाव दिए, क्योंकि आयोग है, कमीशन है, तो सुझाव ही देगा। ठीक है ना। प्राथमिक शिक्षा के विकास पर सरकार को ज़्यादा जोर देना चाहिए, ऐसा इसने कहा। शिक्षा का कार्य नगर व जिला बोर्डों को दे दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो ग्राउंड लेवल पर जाकर शिक्षा के विकास की बात करें। शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत जो मैंने कल आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में, उसमें कहा गया था कि केवल उच्च वर्ग के लोगों को ही शिक्षा दी जाए, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि शिक्षा सभी वर्गों को दी जानी चाहिए। कहीं ना कहीं ठीक था। महिलाओं की शिक्षा की सुविधा में वृद्धि की जाए, मतलब महिलाओं को फिर से उपेक्षित किया जा रहा था, महिलाओं को शिक्षा से दूर करने की कोशिश की जा रही थी, एक गृहिणी के रूप में रखने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन उसको खत्म करने की बात इसने की। माध्यमिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें साहित्यिक व व्यवहारिक इन 2 पार्टों को लाया जाए, 2 पार्ट में इसे विभाजित कर दिया जाए माध्यमिक शिक्षा के सिलेबस को। ठीक है, मतलब वहाँ से पढ़ने वाला व्यक्ति साहित्यिक तौर पर, लिटरेचर तौर पर भी जाकर वो साहित्यिक रचनाएं भी कर सके, और व्यवसाय करना चाहता है तो व्यवहारिक चीज़ें भी उसे बताई जाए। ठीक है ना। शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयासों को बढ़ावा मिलना चाहिए, ऐसा वुड डिस्पैच ने भी कहा था और हंटर कमीशन ने भी कहा कि मतलब कि उसमें
जो इन्वेस्ट करने में, अब देखिए समझिए इनका लॉजिक समझिए, तभी आप हिस्ट्री को समझ पाएंगे। हिस्ट्री रटने वाली चीज़ नहीं है, हिस्ट्री समझने वाली है। वीडियो खत्म हो चुका है लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताने वाला हूँ। देखिए इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा के विकास में निजी प्रयासों को सपोर्ट करिए। निजी प्रयास का मतलब है जो प्राइवेट स्कूल खोले जाए। प्राइवेट स्कूल कौन खोल सकता है? जिसके पास पैसा होगा। पैसा किसके पास था? ब्रिटिशर्स के पास या फिर भारतवर्ष के उच्च वर्ग के लोगों के पास। आम जनता के पास तो इतना पैसा है नहीं कि वो स्कूल बना सके। और शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, जो आंग्ल प्राच्य विवाद के बाद कल मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें क्या कहा गया था कि भारतवर्ष के केवल उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित किया जाए और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, इंग्लिश हो। तो उच्च वर्ग के लोग ही स्कूल खोल सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। निजी वही तो हुआ, प्राइवेट हुआ। और उन्हें अंग्रेजी की तरफ क्या किया गया था? पूरी तरह से प्रेरित किया गया था। तो जब वो स्कूल खोलेंगे तो इंग्लिश मीडियम ही खोलेंगे, तो कहीं ना कहीं इनके ही विचारों को पूरी तरह से सहमति मिलेगी। तो इस तरह से वुड डिस्पैच और हंटर कमीशन मैंने आज आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। कोई त्रुटियां रह गई तो कमेंट करिएगा। मैंने प्रयास किया 100% देने की। इंसान से गलतियां होती हैं, अगर हुई हैं तो आप लोग कमेंट करके बेझिझक बोल सकते हैं। आपके ही बीच का हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, गर्मी बहुत तेज पड़ रही है।